Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में लेसन 3 की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हम आगे के सवालों को करेंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हम लेसन 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहा हूं, तो वहां से आप ये सवाल देख लीजिए। और बाकी के अब चौथा, पांचवा और छठा सवाल हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल। बच्चों चौथे सवाल में इन्होंने कहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो बच्चों आइए हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक नगर टैक्सी है। अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का मतलब होता है फिक्स चार्ज। तो इस टैक्सी को बुलाने पर हमें एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। तो अपन मान लें कि इसका फिक्स चार्ज x रुपये है। अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित भाड़ा किया जाता है, अर्थात इसके बाद में अब ये जितने भी किलोमीटर चलेगी, चाहे वो 10 किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर चले, तो उसके लिए अलग से उसे भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए जो सम्मिलित किया गया भाड़ा है उसको मैं मान लेता हूं कि ये y रुपये है। तो ये अपन ने मान लिया y रुपये। अब जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर जाएगी तो इसका मतलब ये 10y हो जाएगा, और 5 किलोमीटर जाएगी तो 5y हो जाएगा। तो अब आगे बोल रहा है ये चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो बच्चों यहाँ पर अगर ये 10 किलोमीटर चलती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10y, क्योंकि 10 किलोमीटर चल रही है ये। तो हमारे पास में जो नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है, और चली गई दूरी का जो भाड़ा है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में कुल रुपए उसे कितने पे करने पड़ते हैं? तो उसे 105 रुपये देने होते हैं। तो ये तो बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन में फिर वो क्या कह रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए, अब वो 10 किलोमीटर ना जाते हुए 15 किलोमीटर जा रही है, तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो सेम है, प्लस अब कितने किलोमीटर जा रही है? 15 किलोमीटर, अर्थात ये 15y हो जाएगा, क्योंकि इसके फिक्स चार्ज के बाद में जो सम्मिलित भाड़ा है वो आ जाएगा। तो बरोबर, तो वह कितने रुपए उसे दे रहा है? 155। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। और इस तरह से समीकरण 1 और 2 को मैं बड़ी आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लूंगा, तो मेरा सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि नगर टैक्सी में एक नियत का मतलब है फिक्स भाड़ा x किलोमीटर है और चली गई दूरी पर भाड़ा y किलोमीटर है। तो बच्चों हमने मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा 1 रुपये है और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा y रुपये है। अब बच्चों जैसा ये क्वेश्चन में कहता जाता है वैसा मैं इक्वेशन यहाँ तैयार कर लेता हूँ। अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर कोई टैक्सी 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे 105 रुपये देने होते हैं। तो बच्चों इसका जो फिक्स भाड़ा है, तो प्रश्नानुसार हम ये लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार इसका जो फिक्स भाड़ा है वो तो 100 रुपये है। अब अतिरिक्त चली गई दूरी, तो अतिरिक्त कितनी दूरी चल रही है? वो 10 किलोमीटर चल रही है। तो 10 किलोमीटर अगर टैक्सी चल रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 10y और इक्वल उसे कितना रुपया देना पड़ रहा है? 105। तो यह तो बन गए बच्चों प्रश्नानुसार समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब बच्चों फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्या बोल रहा है ये, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ता है। तो 15 किलोमीटर के लिए मतलब ये हो गई हमारी अतिरिक्त चली गई दूरी, इसका मतलब ये हो गया 15y। अब यहाँ पर इसका फिक्स चार्ज 100 रुपये है, तो प्लस x हो गया, और उसे कितना रुपया देना पड़ रहा है? तो उसे देना पड़ रहा है 155। तो बच्चों ये हो गई समीकरण 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो बच्चों इस लाइन को अपन आखिरी में जब यहाँ x और y के मान निकालेंगे
तब अपन समझेंगे। अभी देखिए यहाँ से x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकलते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। अब बच्चों इसमें 1 से y का मान निकालना है, क्योंकि x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए मैं y का पक्षांतरण कर देता हूं। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस में। तो ये हो गई समीकरण 3। अब बच्चों समीकरण 3 मैंने बनाई है समीकरण 1 से, तो इसका मान मैं रख दूंगा समीकरण 2 में। तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारे पास में x प्लस 15y बरोबर 155। अब बच्चों इसमें जहां पे भी x आया है, x की हम पूरी वैल्यू x की जगह पर पुट कर देंगे। तो ध्यान देना जहां x आया है वहां मैं लिखूंगा 105 माइनस 10y। तो इस x की जगह पे लिख देता हूं मैं 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 का मैं पक्षांतरण कर देता हूं और 15y में से 10y को जब घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 5y इक्वल 155, और जब इसका पक्षांतरण करूंगा तो प्लस से हो जाएगी माइनस में। अब मैं इन दोनों को घटाकर 5 से इसको भाग लगा देता हूं। तो 155 में से जब 105 को घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 50, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। दोनों को काट दीजिए तो y का मान आ गया हमारे पास में 10। तो बच्चों बड़ी आसानी से हमने y का मान निकाल लिया 10। अब y का मान आ गया, अब मुझे x का मान निकालना है, क्योंकि मैंने अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा रहता है वो निकाल लिया है कि हर पर किलोमीटर पर उसे 10 रुपये देना होंगे। अब मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं पर भी रख दीजिए। तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा क्योंकि ये हमारी आधी सॉल्व करी हुई है। तो मैं लिखूंगा y समीकरण 3 में रखने पर। तो अब बच्चों समीकरण 3 उतार लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब जहां पे y आया है वहां मुझे लिखना है 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणित 10। अब इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हम 100। अब 105 में से 100 को घटा दीजिए तो आपके पास में बचेगा 5। तो इस तरह से x का मान निकला 5 और y का मान निकाला था हमने 10। तो ये तो बच्चों हमारे x और y के मान आ गए। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, फिक्स चार्ज है, वो 5 रुपए है और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 10 रुपए। पर बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है। अब मुझे निकालना है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ता है। तो यहां पर तो बच्चों एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा लगेगा। तो बच्चों अगर वो टैक्सी बुलाता है तो उसे फिक्स चार्ज अर्थात 100 रुपये तो देना ही है। लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वो 25y हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा अतिरिक्त भाड़ा है। तो अब हमें यहाँ पर x की जगह x का मान और y की जगह y का मान रख देना है। तो 25 किलोमीटर में कितनी यात्रा करने पर उसे कितना भाड़ा लगेगा हमारा आ जाएगा। तो x का मान 5 रुपये है प्लस 25 मल्टीप्लाई y का मान 10 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 250, और 250 में जब मैं 5 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 255 रुपये। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसे 255 रुपये लगेंगे। सकते हैं कि व्यक्ति को 25 रुपये की यात्रा करने पर 255 रुपये का भाड़ा लगेगा, और यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल। तो बच्चों 5वें सवाल में कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने भिन्न मुझे दी है, तो सबसे पहले तो उस भिन्न का अंश और हर मुझे मानना पड़ेगा,
और फिर ये जैसा बोलता जाता है वैसा मैं इसमें जोड़ना और घटाना करता चला जाऊंगा, अपने आप ही इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो आइए बच्चों इस भिन्न का अंश और हर हम मान लेते हैं। तो बच्चों हमने मान लिया है कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है। अब बच्चों जैसा ये क्वेश्चन में कहता है वैसा हम यहां करते चले जाते हैं। तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, तो बच्चों हमारे पास जो भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, ये हमारी भिन्न हो गई। अब इसने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब है कि मैं अंश में भी 2 जोड़ देता हूं और हर में भी 2 जोड़ देता हूं, तो वह भिन्न 9/11 हो जाएगी। तो ये भिन्न हो जाएगी 9/11। तो बच्चों बहुत आसानी से मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वल है तो इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, अर्थात 11 का ऊपर और 9 का नीचे। तो ये हो जाएगा 11x + 2 और 9 का मैं करूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा y + 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 11x + 11 11 दूना 22 बरोबर 9 का गुणा जब y में करेंगे तो 9y और 9 दूनी 18। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 11x जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो -9y और इक्वल में हो जाएगा 18 और 22 को जब इधर ले जाऊंगा तो -22। तो इस तरह मेरी एक इक्वेशन बनेगी। 22 में से जब 18 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा -4। तो ये तो बन गई बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ठीक इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी मैं सेकंड लाइन से बनाऊंगा पुनः प्रश्नानुसार। तो बच्चों पुनः प्रश्नानुसार अब वो ये कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अर्थात मेरे पास जो भिन्न बनेगी वो होगी x/y। अब अंश में भी मुझे 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो मैं अंश में भी 3 जोड़ देता हूं और हर में भी 3 जोड़ देता हूं। तो मेरे पास जो नई भिन्न बन रही है वो बन रही है 5/6। तो ठीक इसी तरह से मैं 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, तो इससे इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो 6 का गुणा करूंगा x + 3 में और इक्वल 5 का गुणा करूंगा y + 3 में। तो 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6 6 12 6 3 18 बरोबर 5y और 5 3 15। अब मैं इसका पक्षांतर इधर करता हूं तो 6x - 5y बरोबर हो जाएगा 15 - 18। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो 6x - 5y बरोबर -3। तो ये बनेगी हमारी समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो मैं समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाऊंगा और उसका मान अगली समीकरण में रखूंगा। तो मैं लेता हूं यह समीकरण नंबर 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 है मेरे पास में 11x - 9y बरोबर -4। अब बच्चों हम यहां पर x का मान निकाल लेते हैं, तो मैं 9y का पक्षांतरण कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 11x बराबर -4 और प्लस 9y, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, 11 से भाग लगा लेगा, तो x बरोबर -4 + 9y अपॉन में 11। तो यह बन गई हमारे पास समीकरण 3। अब बच्चों समीकरण 3 मैंने समीकरण 1 से बनाई है, इसलिए मैं समीकरण 3 का मान रखूंगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है मेरे पास 6x - 5y बरोबर -3। अब बच्चों इसमें जहां पे भी x आया है इस इक्वेशन में उसकी जगह मुझे पूरी वैल्यू यहां पर पुट कर देना है। तो इस तरह से 6 ब्रैकेट में x का मान है मेरे पास में 4 - 4 प्लस 9y और अपॉन में 11 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर -5y बरोबर -3। अब बच्चों 6 का मल्टीप्लाई मैं -4 में कर देता हूं, तो प्लस माइनस और 6 चौक 24, उसी तरह से प्लस और 9 छंकी 54y और -5y इक्वल -3। अब बच्चों बटे में हमारे पास में बचा है 11।
अब इस 11 का एलसीएम लेकर मुझे 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -3 में भी। तो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 का गुणा जब इसमें करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 55y और इक्वल -11 तिया 33। अब बच्चों यहाँ पर 54y और 55y आपस में घट रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो 54 में से 55 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा -y इक्वल, इसका मैं पक्षांतरण कर देता हूँ तो -33 और इसको इधर लाऊंगा तो +24। अब 33 में से 24 को जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -y बरोबर -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y का मान निकाला मैंने 9। तो बच्चों यह तो निकला हमारे y का मान, अर्थात मैंने यहाँ पर हर का मान निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है अंश का मान अर्थात x का मान, तो y का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है हमारे पास x बरोबर -4 प्लस 9y अपॉन में 11। तो y की जगह अब मैं लिखूंगा 9, तो x बरोबर -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 क्योंकि y का मान 9 है और अपॉन में 11। तो x बरोबर हो जाएगा -4 प्लस 9 9 जा 81 और अपॉन में 11। दोनों को प्लस माइनस माइनस दोनों घट रहे हैं तो हमारे पास में आएगा 77 और अपॉन में 11। 11 से इसे काट दीजिए तो यह आ जाएगा 7 और y का मान हमने निकाला था 9। तो बच्चों इस तरह से मैंने x का मान और y का मान बड़ी आसानी से निकाल दिया है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो अंश है वो 7 है और हर 9 है। तो बच्चों इस तरह मैं कह सकता हूं कि भिन्न का अंश 7 है और हर 9 है, तो मेरी वह भिन्न क्या हो जाएगी 7/9 और यही आपका आंसर है। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ के कर ले। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। हम मान लेते हैं कि यह जेकब है और यह जेकब का पुत्र है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी की आयु निकाल रहे हो तो उसकी आयु से पहले आपको इसकी प्रेजेंट आयु अर्थात वर्तमान आयु का पता होना जरूरी है। तो अपन मान लेते हैं कि इसकी जेकब की वर्तमान आयु 1 से है और जेकब के पुत्र की आयु y वर्ष है। तो जेकब की वर्तमान आयु 1 से है और इसके पुत्र की आयु प्रेजेंट आयु y है। अब प्रेजेंट आयु अगर मैंने x y मान ली है तो जैसा ये कहता है वैसा हम क्वेश्चन के साथ करते चले जाएंगे और हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 5 वर्ष बाद अगर बोल रहा है तो प्रेजेंट आयु में मुझे 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी प्रेजेंट आयु में 5 को प्लस कर देता हूँ तो ये हो गई 5 वर्ष बाद की आयु। उसी तरह से मैं इसके पुत्र की आयु भी निकाल लेता हूं तो ये तो 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इसका मतलब है कि इसके जो पुत्र है इसकी आयु ये 3 गुनी हो जाएगी। वास्तव में 3 गुनी तो जेकब की आयु को बोल रहा है, लेकिन इक्वल करने के लिए मुझे उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी करनी होगी। इसको सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ से बनेगी समीकरण 1। फिर वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, बच्चों पूर्व के लिए मुझे माइनस लगाना होगा, तो इसकी प्रेजेंट आयु 1 से है, पूर्व के लिए मैं माइनस लगा दूंगा और इन दोनों को जब इक्वल करूंगा तो जेकब की आयु की 7 गुनी रह जाएगी, अर्थात अब की बार ये 7 गुनी रह जाएगी और मैं इसकी प्रेजेंट आयु में से भी 5 को घटा दूंगा तो यह बन जाएगी समीकरण 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 मेरी तैयार होगी। फिर इसको सॉल्व कर लूंगा और मैं इसे प्रतिस्थापन से हल कर दूंगा। तो आइए बच्चों करते हैं इस सवाल को हम। तो बच्चों मैंने मान लिया कि जेकब की जो प्रेजेंट आयु है वो x वर्ष है और जो पुत्र है उसकी प्रेजेंट आयु y वर्ष है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो अब बच्चों 5 वर्ष बाद मुझे जेकब की भी आयु और उसके पुत्र की आयु भी निकालना होगी। तो बच्चों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो बाद के लिए बच्चों में इसकी प्रेजेंट आयु में से 5 को जोड़ दूंगा तो यह 5 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो इसकी प्रेजेंट आयु 1 से है,
5 वर्ष बाद बोला इसलिए 5 को मैं जोड़ देता हूं, तो ये हो गई 5 वर्ष बाद की आयु। उसी तरह मैं पुत्र की आयु निकाल लेता हूं, तो ये दोनों तो 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो प्रश्नानुसार जेकब की आयु इक्वल है पुत्र की आयु कितनी गुनी रह जाएगी? 3 गुनी। तो मैं पुत्र की आयु में 3 गुनी कर देता हूं। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो x + 5 बरोबर 3y + 5 3 15, पक्षांतरण कर दीजिए। तो x इसको इधर लाओगे तो -3y और इक्वल में आ गया 15 - 5। अब 15 में से जब 5 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 10। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। तो बच्चों समीकरण 1 जिस तरह से बनाइए ठीक उसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, पहले उसने बाद बोला था, अब इसने पूर्व बोल दिया है। तो 5 वर्ष पूर्व हम निकाल लेते हैं जेकब की आयु। तो बच्चों पूर्व के लिए मैं माइनस लगाऊंगा, तो इसकी प्रेजेंट आयु मेरे पास x है। अब x में मैं 5 को घटा देता हूं तो यह आ जाएगी 5 वर्ष पूर्व की आयु। उसी तरह अब मैं पुत्र की आयु निकाल लेता हूं, तो यह हो जाएगी y - 5 वर्ष। तो ये तो हो गई बच्चों दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि यह 7 गुनी रह जाएगी, अर्थात जेकब की आयु से पुत्र की आयु 7 गुनी। तो पुनः प्रश्नानुसार, तो बच्चों पुनः प्रश्नानुसार जेकब की आयु है x - 5 और पुत्र की आयु है y - 5। लेकिन बच्चों ये कितनी गुनी रह जाएगी? 7 गुनी। तो मैं 7 का कर देता हूं गुना। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आता है x - 5 इक्वल 7 का गुणा y में करूंगा तो 7y - 7 पंजे 35। अब हम यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं, तो x - 7y इक्वल -35 और +5 दोनों को घटा दीजिए। तो x - 7y बराबर प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का, तो यह आ जाएगा 30। तो यह बनेगी हमारी समीकरण 2। अब बच्चों यहां समीकरण नंबर 1 से हम बना लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है मेरे पास x - 3y बराबर 10। अब इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे 3y का। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। ये बन गए हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान मैं रखूंगा समीकरण 2 में, क्योंकि यह मैंने समीकरण 1 से बनाई है। तो समीकरण 3 का मान मैं रख देता हूं 2 में। समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30। अब इसमें जहां पे भी x आया वहां मैं x की पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x की जगह पे मैं लिखूंगा 10 + 3y - 7y बराबर -30। अब मैं 10 का पक्षांतरण कर देता हूं और 7 में से 3 को घटा दूंगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस संख्या बड़ी है तो यह आ जाएगा -4y इक्वल -30 और इसको उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास में होगा -10। तो इस तरह से y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, वो भी माइनस में, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ डिवाइड कर लेगा तो y का मान आ जाएगा 10। तो बच्चों ये आ गया हमारा y का मान। अब हमें निकालना है x का मान, तो मैं y का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं पे भी रख देता हूं। तो मैं 3 में रखूंगा क्योंकि ये इजी है, तो मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है मेरे पास में x बराबर 10 + 3y। अब इसमें बच्चों जहां भी y आया है वहां मुझे 10 लिखना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 + 30 × 10। तो x बराबर 10 + 10 दिया 30, तो x बराबर हो गया 40 और y बराबर हो गया 10। तो इस तरह मैंने x का मान भी निकाल दिया और y का भी। अब बच्चों आपको पता है कि x बराबर जेकब की आयु होगी, y का मान उसके पुत्र की आयु है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि जेकब की प्रेजेंट आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की प्रेजेंट आयु 10 वर्ष। और यही आपके आंसर है। बच्चों इस सवाल को हमने बहुत ही इजी तरीके से किया है, आप इसे 1-2 बार रिवाइज करें, आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.